अच्छा, यहाँ से ऑर्डर निकालने नहीं सीखा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए बाबू, हम लोग का जो है सो पिछले क्लास ऑर्डर चल रहा था। तो ऑर्डर क्या है हम लोग देखे। अभी बोला फैन आवाज कर रहा है क्या? अब नहीं कर रहा दोनों में से कोई आवाज? वही वो लेकिन कर ई बोला करता है, वो नहीं कर रहा है। ठीक, इसको ऑन कीजिए। इसको नहीं चल रहा है, वहां से स्विच ऑन कीजिए। एक बार खोल के लगाइए, तो उसको खोल के लगाइए, खोल के। स्विच ऑन ऑफ कीजिएगा। इस तरह कैसे हो गया रे? कल ले तो उसको ठीक किया रे। ओला कल नहीं चल रहा था क्या? तब री कौन सी हो गया इसमें? अच्छा देखते हैं जाते वक्त तक, ठीक है। चलिए अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग का जो है सो ऑर्डर चल रहा था, और ऑर्डर हम लोग देखे थे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन के में जो भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म में जो भी पावर होता था, उसी पावर को जब हम लोग जोड़ देते थे तो हम लोग का ऑर्डर निकलता था, है ना। यानी कि कंसंट्रेशन टर्म में जो भी पावर होगा उसी पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। कोई दिक्कत? रिएक्टेंट टर्म में, कौन से टर्म में? रिएक्टेंट टर्म में। अच्छा रिएक्टेंट टर्म वो किसका होना चाहिए? रेट लॉ एक्सप्रेशन का। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के रिएक्टेंट टर्म में जो भी पावर होगा उसी पावर के योग को क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे, कोटि। तो जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल एक दो अभी बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग को उसमें लगाना पड़ता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। जल्दी बैठिए। हाँ कौन सी हुआ? क्या बोलता माई? मैच के बारे में। वो सब हम उतना ध्यान नहीं, तो मैच उसको कौन देखता है? सब जमाना मेरा खत्म हो गया। पहले देखते थे, झूठो मजे ना आता मैच देखने। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 से 2HCl। ठीक है, H2 प्लस Cl2 से 2HCl जैसे एक रिएक्शन आ गया। अब इसका बोलेगा ऑर्डर निकालिए। क्या बोलेगा? ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि रेट जो होगा, जो भी रेट होगा इस रिएक्शन का, जो रेट होगा वो बराबर होगा के कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है इसी के कोफिशिएंट का। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं किए, ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, और जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चल जाता है? पावर में। फिर कंसंट्रेशन Cl2, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? पावर में। अब इसका ऑर्डर कितना होगा? तो ऑर्डर के लिए दोनों को खाली जोड़ देते हैं ना, तो ऑर्डर जो हो जाएगा वो 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2। यही था ऑर्डर, है ना। पावर के खाली जोड़ को हम लोग ऑर्डर बोलते थे, तो ये हम लोग सीख गए थे। अब इसके आगे बाबू कुछ चीज था, वो ये था इसका नॉट पॉइंट। ऑर्डर तो निकालना बड़ा आसान था, अब इसका था नॉट पॉइंट। तो नॉट पॉइंट में सबसे पहला चीज हम लोग ये देखे थे, तो देखिए इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, है ना। इसका नॉट पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग सबसे पहला ये देखे थे कि ऑर्डर जो है, आप देखिए यहाँ पे भी रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज हुआ। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज हुआ, उसके बाद हम लोग इसको निकाल पाए। और रेट लॉ एक्सप्रेशन खुद एक टाइप का क्या है बताइए? तो प्रयोगात्मक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसका मतलब सोचिए, जब इसका यूज करके हम लोग ऑर्डर निकालते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज करके, और रेट लॉ एक्सप्रेशन खुद एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ऑर्डर भी एक तरह का क्या होगा? ऑर्डर भी एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। तो पहला जो हम पॉइंट बताए थे वो यही बताए थे कि ऑर्डर जो है सो क्या है? एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कोई दिक्कत है? खांसी भी आ जा रहा है, ठीक है।
और दूसरा जो बताए थे, दूसरा में हम आप लोग को ये बताए थे कि ऑर्डर का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकता है ना। और तीसरा नंबर नोट पॉइंट में ये बताए थे कि ऑर्डर जो होता है, बताइए आप लोग तीसरा नंबर नोट पॉइंट क्या था? ऑर्डर और कोटि तो सब जानते हैं रे कि ऑर्डर का हिंदी कोटि, लेकिन तीसरा नंबर नोट पॉइंट में क्या बताए थे? हाँ, और देख देख के बोल दिए। देखिए आप खुद सोचिए, क्या जटिल अभिक्रिया में रेट लॉ एक्सप्रेशन सारे स्टेप में लगता है क्या? सिर्फ स्लो स्टेप में लगता है? तो बताइए आप जटिल अभिक्रिया का जो ऑर्डर भी निकालिएगा वो सिर्फ स्लो स्टेप का है, सारे स्टेप का? सिर्फ स्लो स्टेप का। तो तीसरा नोट पॉइंट यही था। चौथा भी कुछ था क्या? चौथा तो कुछ नहीं था। और एक और उसमें पॉइंट था कि प्राथमिक अभिक्रिया का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकलता है बड़ा आराम से निकलता है, जैसे हम यहाँ पे आप लोग को निकाल के दिखाएं। कोई दिक्कत है? उसको खोल दिए, उसको काहे लगा दिए दरवाजा को? पहले इस तरह कैसे हो जा रहा है जी? पहले दिन नहीं लगता था। वो बेंच का गया सेटअप है गड़बड़ा गया, ठीक है, उसका सही करवाते हैं। ध्यान रखिएगा बाबू, उसको थोड़ा लगने नहीं दीजिएगा, ठीक है? वो बेंच आगे पीछे हो गया, इस कारण से हो रहा है। हाँ, अब बेंच को उधर सटा दीजिए, ना हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखिएगा उसको लगने नहीं दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो ये हम लोग का ऑर्डर हो गया कंप्लीट। लेकिन सोचिए क्या बिना रिएक्शन का, ठीक है, यदि ये रिएक्शन हम लोग के पास नहीं रहेगा तो क्या हम लोग इसका ऑर्डर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन बाबू आगे वैसा ही है, आपको जो है सो नहीं दिया रहेगा उसमें, मतलब आपको रिएक्शन नहीं दिया रहेगा और बोल देगा कि आप इसका ऑर्डर बताइए। तो सोचिए जब रिएक्शन ही ना दिया हो और उसका ऑर्डर निकालने बोले, मतलब टेबल से आपको बोलेगा ऑर्डर निकालने के लिए, एक टेबल दे दिया रहेगा, उसके बाद बोलेगा उसका ऑर्डर निकालने के लिए, और उसमें आपको जो है सो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या तो 3 नंबर या तो 5 नंबर में आएगा। हो सकता है यदि 3-5 नंबर में दे तो उसमें और कोई 2 नंबर का क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दे और आपको 5 नंबर का देगा, समझे? तो एक टेबल से आपको क्या निकालना, वो सारे चीज को निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित सारणी के द्वारा कोटि ज्ञात करें, यानी कैलकुलेट ऑर्डर बाय फ्लोइंग टेबल, ठीक है? इस टेबल का यूज करके हम लोग को क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। कोई दिक्कत है? जिसमें देखिए आपको यहां से ना दिमाग ये लगाना है कि हम लोगों को इसमें क्या क्या दिया है, आखिर हम लोग इससे कैसे रिएक्शन बना पाएंगे। यदि आप इससे रिएक्शन बना लेते हैं तो फिर आपका ऑर्डर बड़ा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ऑर्डर बिना रिएक्शन का निकलेगा नहीं, ठीक है? तो सोचिए इस टेबल से आपको रिएक्शन सोचना कि आखिर क्या हो सकता है। अच्छा आप सोचिए बाबू, आखिर आपको ऑर्डर निकालने बोला है, यानी कि कोटि निकालने बोला, ऑर्डर। तो ऑर्डर जो डिपेंड करता है वो रिएक्टेंट पे करता है या प्रोडक्ट के करता है? रिएक्टेंट पे करता है, यानी कि मेनली इसमें हम लोगों को रिएक्टेंट देखना पड़ेगा कि आखिर रिएक्टेंट क्या है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है सो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है ना? रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो इसका रिएक्टेंट जानना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा सोचिए रिएक्टेंट कैसा आता है? इस टाइप से, जैसे एरो के एक और आपका हो गया रिएक्टेंट और दूसरे और आपका क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया रिएक्टेंट और इधर वाला क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो यही वाला चीज हम लोग को देखना है कि आखिर रिएक्टेंट क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम लोग को ऑर्डर निकालने दिया है तो हम लोगों को रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा, और रिएक्टेंट बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज दिया हुआ है, एक ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एक बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पे रिएक्टेंट में जो टर्म होगा वो कितना होगा? ए और बी ही होगा, सी टर्म तो होगा नहीं, क्योंकि 2 ये चीज दिया है। यदि सी कंसंट्रेशन सी भी रहता तब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट में सी भी होगा, है ना? सी भी होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सी तो नहीं दिया है। इसका मतलब अनुमान लगाइए, ये कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी को देख करके आपको क्या लग रहा है कि सी भी रिएक्टेंट में होगा या सिर्फ ए और बी होगा? सिर्फ ए और बी होगा, है ना? तो चलिए अब हम लोग ए और बी रिएक्टेंट में दे देंगे और फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये है क्वेश्चन जिसमें 3 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें ए का कंसंट्रेशन 0.5 दिया है, बी का कंसंट्रेशन भी 0.5 दिया है, और इसका पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसका रेट जो है 1.6 × 10⁻⁴ दिया है। दूसरा वाला को जो है
3.2 इंटू 10⁻⁴ दिया और तीसरा वाला का 6.4 इंटू 10⁻⁴ दिया है। कोई दिक्कत है? तो ये सारा चीज दे दिया और इसी चीज का यूज करके हमको निकालना है ऑर्डर। ठीक है, तो अब समझिए आखिर निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रिएक्शन मान लेना है, क्योंकि आपके पास तो रिएक्शन है नहीं, तो वो रिएक्शन मान लेंगे। लेकिन बताइए उस रिएक्शन में आप रिएक्टेंट क्या को लीजिएगा, 2 को या 2 से ज्यादा? अच्छा, वो 2 क्या क्या लीजिएगा, एक ए और दूसरा बी। सी तो नहीं लेंगे क्योंकि टर्म भी आप वहां देखिए सिर्फ कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी दिया था, सी नहीं दिया था। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, जो जो दिया सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट। देखिए बाबू, सबसे पहले इसमें आप लोगों को, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं, उसके बाद जो दिया उस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन मान लेते हैं। देखिए लेट अ रिएक्शन, ठीक है, यानी कि हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं और उस रिएक्शन में बताइए आप जो भी कोफिशिएंट जो आप रिएक्टेंट में जो टर्म लीजिएगा वो ए बी ही सिर्फ लीजिएगा, ए बी के अलावा भी कुछ ले लीजिएगा। अच्छा, सिर्फ ए बी ही क्यों लेंगे, क्योंकि टेबल में ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट अ रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट, ये ना लिखेंगे ए प्लस बी से प्रोडक्ट। अब बताइए बाबू, ए का कोफिशिएंट क्या क्वेश्चन में दिया है कि 1 होगा? क्या क्वेश्चन में बोला है कि 2 होगा, 3 होगा? ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग यहाँ पे ए का कोफिशिएंट को x मान लेंगे और बी का कोफिशिएंट को y मान लेंगे। कोई दिक्कत है? तो रिएक्शन हम लोग के पास आ गया x से प्लस y बी से प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या आता है। तो बताइए यहाँ से यदि आप ऑर्डर निकालिएगा तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग रेट बराबर बोलिए क्या जानते हैं, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए, जो भी इसका पावर, जो भी कोफिशिएंट होगा वो पावर हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन बी और जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वो पावर हो जाएगा। तो कोफिशिएंट y है, y आपका पावर में चलेगी। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है क्या? ये अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ऑर्डर। ठीक है, ये तो रेट आ गया और ऑर्डर बराबर क्या आता है बोलिए तो, जो भी कंसंट्रेशन टर्म का पावर होता है ना, जो भी कंसंट्रेशन टर्म का पावर था उसी का सम को, उसी के जोड़ को, उसी के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। इसको ना इक्वेशन नंबर स्टार मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन स्टार इसको मान लीजिए। कोई दिक्कत है? अब हम लोग यहाँ पे ये वाला जो रेट है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए। अब इस इक्वेशन ए और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का हम लोग करेंगे तुलना। ठीक है, इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट 1 से हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग को क्या चीज मिलता है। देखिए बाबू, इक्वेशन ए हम लोग के पास क्या बताइए तो, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ए का पावर x, कंसंट्रेशन बी का पावर y, ये इक्वेशन ए है। अब इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देखते हैं कि आखिर क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इक्वेशन ए और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखेंगे कि क्या क्या दिया है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है इसमें ए का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.5, बी का भी कंसंट्रेशन 0.5 और रेट का वैल्यू कितना दे दिया, 1.6। कोई दिक्कत है? तो बताइए हम लोग भी वहां पे रेट के जगह पे कितना बैठाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁴। ए के कंसंट्रेशन में 0.5 और बी के भी कंसंट्रेशन में 0.5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, तो बताइए ए तो इक्वेशन ये है, रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1.6 इंटू 10⁻⁴ बराबर के कंसंट्रेशन ए का वैल्यू कितना दिया था, 0.5 का पावर x, बी का भी कंसंट्रेशन कितना दिया था, 0.5 का पावर y। इसको कर लीजिए बाबू इक्वेशन नंबर 1। क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे निकाले, सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी डाउट हो तो बोल सकते हैं, अभी बार और तब बता देंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर से हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 का तुलना करेंगे। एक बार तो इक्वेशन 1 हो गया और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और मतलब क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1
और इक्वेशन ए का हम लोग यूज करके ये वाला रेट निकालें। ठीक है, हाँ कहाँ पर लाइट है? ऊपर वाला ना, उसमें आने जो दिख जाता है लिखा हुआ, कौन वाला नहीं दिख रहा है? लेट रिएक्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा इसको कल सही करा देंगे। अब दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा, अब दिख रहा, देखिए। अच्छा अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा है, उतना थोड़ा चलेगा, क्या इतना थोड़ा चलेगा, ठीक है। और एक दो दिन में ही सही भी करवा लेंगे इसको। अब लाइट यदि ऑफ रहेगा तो हम ही दिखेंगे बहुत जैसा काला, तो भी ठीक नहीं है ना। यूट्यूब पे डालना पड़ेगा ना, तो उसमें थोड़ा सा बढ़िया रहना पड़ेगा। ठीक, चलिए सर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है सो इक्वेशन नंबर ए और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है ना। एक्सपेरिमेंट 1 तो अभी देख लिए थे, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखेंगे, कोई दिक्कत है? अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखते हैं कि रेट का क्या वैल्यू दिया है और ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन क्या दिया है। ठीक है, देखिए ए का जो कंसंट्रेशन है बाबू वो आपको 0.5 दिया है, बी का कंसंट्रेशन 1 दिया है और रेट 3.2 इंटू 10⁻⁴ दिया है। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, रेट बराबर क्या था आपका? यहाँ रेट था 3.2 इंटू 10⁻⁴। बोलिए सर ये कैसे कर दिए? देखिए इक्वेशन ए में यहाँ क्या है? रेट है ना, रेट बराबर इतना, रेट का वैल्यू जितना था वो बैठा दिए, फिर के, फिर देखिए बाबू क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ए, और कंसंट्रेशन ए का वैल्यू 0.5 दिया था, तो क्या हो जाएगा? 0.5 का पावर x हो जाएगा। तो लिखेंगे 0.5 का पावर x, और यहाँ पे फिर देखिए क्या है? कंसंट्रेशन b, और कंसंट्रेशन b का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का पावर y, ताकि देखिए कंसंट्रेशन b का पावर क्या था? y, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन b का वैल्यू 1 दिया, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम लोग का ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर से हम लोग इक्वेशन नंबर ए और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का भी यूज करेंगे। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब इक्वेशन ए और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का यूज करना है। ठीक है, इक्वेशन ए आप फिर से एक बार देख लीजिए क्या है? रेट बराबर, देखिए रेट बराबर के, कंसंट्रेशन ए का पावर x और कंसंट्रेशन बी का पावर y। ठीक है, और वहां पे देखिए रेट का जो वैल्यू है ना वो 6.4 इंटू 10⁻⁴ होगा। आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में यही दिया रेट का वैल्यू है ना 6.4 इंटू 10⁻⁴। एक और कंसंट्रेशन बी का वैल्यू 1 है और कंसंट्रेशन ए का भी वैल्यू क्या 1 है। तो बताइए हम लोग भी यहाँ पे कंसंट्रेशन ए के जगह पे है ना, देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ए है इसके जगह पे क्या बैठा देंगे? 1, और यहाँ पे भी क्या बैठा देंगे? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर x गुने, अच्छा k बराबर क्या हो जाएगा? मतलब k इंटू 1 का पावर x इंटू 1 का पावर y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को करेंगे डिवाइड। ठीक है, क्योंकि हम लोग को x और y का भी वैल्यू निकालना, तब तो ऑर्डर निकलेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर इक्वल टू आपका आ गया था x प्लस वाई, यानी कि x का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 को भाग कर देंगे किससे? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 देखिए यही ना है 3.2 इंटू 10⁻⁴, और इक्वेशन ए में है 1.6 इंटू 10⁻⁴, इक्वल टू इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है? के 0.5 का पावर x और क्या फिर यहाँ पे 1 का पावर y बटे के
और इधर भी वैल्यू देखिए तो क्या है, इक्वेशन नंबर में 0.5 का पावर x और 0.5 का पावर y है। तो 0.5 का पावर x और 1 का पावर भी x है। 1 का पावर क्या है, y। अच्छा 0.5 पे है ना, इसका भी वैल्यू कितना 0.5 ही है। तो ये भी आपका 0.5 और पावर y, यही ना है। देखिए ये k से k कैंसिल हो गया, 0.5 का पावर x 0.5 का पावर x कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये देखिए 10 का पावर माइनस r, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे 2 बार में कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो अब हम लोग के पास इधर क्या बच गया देखिए, तो अब हम लोग के पास इधर आ गया 2 बराबर, इधर देखिए 1 का पावर y और 0.5 का पावर y आ गया है ना, 1 का पावर y बटे 0.5 का पावर y, यही ना है। अच्छा सोचिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे a बटे b का पावर यदि 2 हो तो इसी को हम लोग a स्क्वायर बटे b स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। मतलब यदि a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो तो हम लोग इसको a बटे b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेम कहानी बताइए, 1 का पावर y है और 0.5 का भी पावर y है, तो इसको 1 बटे 0.5 का होल पावर y कर सकते हैं। चलिए वही चीज यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, इधर लिखेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो छोड़िए 1 नहीं लिखे चलेगा, इसको लिखिए 1 बटे 0.5 का होल पावर y, समझे, 1 बटे 0.5 का होल पावर y। अब ये इससे बताइए कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो बताइए बाबू यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं तो कितना 1 बराबर 2 का पावर कितना हो गया y। तो बताइए जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहां से आपके पास आ गया 1 इक्वल टू y, इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया। कोई दिक्कत है। तो यहां से y तो निकल गया, अब हम लोग को x निकालना पड़ेगा, और x को निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन 3, यहाँ पे इक्वेशन 3 है। अब इसको 2 से भाग कर दीजिए, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत है। उसका क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ फर्स्ट समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, थोड़ा आसान होगा कटाने में। और किसी कुछ डाउट है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। 0.5 से 1 कितना बार में कटेगा, तो क्या हो गया 2 का पावर y और 2 का पावर 1, बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, नहीं जानते सब। तब 1 बराबर 2 हो गया, यानी कि y बराबर, सॉरी 1 बराबर y हो गया, तो y बराबर क्या हो गया। और किसी कोई दिक्कत है, और कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, नहीं है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से कर देंगे भाग, ठीक है। लिखेंगे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 आपका क्या है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -4, और इक्वेशन 2 क्या है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या इक्वेशन 3 में, तो k a का पावर x और a का पावर y है। तो यहाँ पे हम लोग भी लिख देंगे k 1 का पावर x और 1 का पावर y बटे, अब इसका देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आपका क्या था, तो इक्वेशन नंबर 2 में आपका 0.5 का पावर x और 1 का पावर y। तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे k 0.5 का पावर x और 1 का पावर y, ये k से k कैंसिल, और कुछ कटेगा क्या, ये और ये कैंसिल हो गया। देखिए 1 का पावर y ऊपर भी 1 का पावर y नीचे भी, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये इससे कटेगा 2 बार में, ये इससे कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है। तो अब हम लोग के पास यहाँ क्या आ गया 2, और यहाँ क्या आ गया 1 का पावर x बटे 0.5 का पावर x हो गया। अब फिर से याद कीजिए यहाँ पे a बटे b का होल पावर x कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर 1 बटे 0.5 का होल पावर x। अब ये इससे कटेगा 2 बार में, तो 2 बराबर 2 का पावर x हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, 2 का पावर। तो बताइए बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर x है, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार में आप देखिए इक्वेशन नंबर स्टार में ऑर्डर बराबर क्या था x प्लस वाई, है ना, ऑर्डर इक्वल टू क्या था x प्लस वाई। तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर इक्वल टू
ऑर्डर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब x का भी मान 1 है और y का भी मान 1 है, इसलिए ऑर्डर इक्वल टू कितना आ गया, ऑर्डर इक्वल टू 2 आ गया। और ये हो गया इसका फाइनल आंसर, और यही बोला था निकालने के लिए। कोई दिक्कत है क्या? हार्ड है ये क्वेश्चन? तो बहुत आसान। तो क्या यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ही नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा। चलिए, क्या अभी आप लोग उसको नोट कीजिए, फोटो खींच लीजिएगा, आगे बढ़ जाए। हाँ बोलिए। कोई सर बोल रहे थे जी, अभी नहीं खींचना है, अभी क्या खींच रहे? चलिए अब अगला ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, अब हम लोग यही सीखेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता आखिर क्या है, नहीं है, इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या है। देखिए बाबू, लगभग 95% क्वेश्चन में आणविकता और कोटि दोनों का दोनों वैल्यू सेम आएगा। याद कीजिए हम आप लोग को क्या बोले थे कि जैसे इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट होता है उसको टूटना पड़ता है। डिसोसिएशन का मतलब था विघटन, यानी कि टूटना। और एग्जाम्पल भी दिए थे आटा वाला, गेहूं पिसवाने के लिए जो जाता है, उसमें एग्जाम्पल भी दिए थे कि जो भी इधर गेहूं होता है उसको आटा में बदलने के लिए टूटना पड़ता है, यानी कि गेहूं आपका टूटेगा, रिएक्टेंट टूटेगा, और जो इधर आपका आटा बनता है प्रोडक्ट, क्या ऐसा है कि वो भी टूट रहा है? यदि वो भी टूटता तो फिर आपका बोरा में एक को आटे नहीं रहता। जैसे गेहूं खत्म हो जाता है वैसे आटा खत्म हो जाता है, लेकिन आटा तो पूरा फुल बोरा हो जाता है कि नहीं? इसका मतलब आटा का मॉलिक्यूल उड़ नहीं रहा है या फिर टूट नहीं रहा है, बल्कि वो जुड़ रहा है। और जोड़ना को बोलते हैं संयोजन होना, यानी कि प्रोडक्ट का हमेशा एसोसिएशन होता है, संयोजन, और रिएक्टेंट का हमेशा क्या होता है? टूटता है, हमेशा ये टूटता है, डिसोसिएशन होता है। तो सोचिए बाबू, टूटने के लिए ये आराम से सोया रहेगा या फिर इसमें टकराहट होगा, आपस में टकराएगा, पिसाएगा, टक्कर होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है ना, उत्पाद बनाने के लिए, ठीक है, उत्पाद को बनाने के लिए जो भी अभिकारक का मॉलिक्यूल के बीच में आपस में टक्कर होता है, उसी टक्कर की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? एक बार और समझिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ भी ए है और इधर हम प्रोडक्ट बी बना रहे हैं, तो इस ए से बी प्रोडक्ट बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी अभिकारक को टूटना पड़ता है, ठीक है, अभिकारक को जो टूटना पड़ेगा, तो उस टूटने में कितना सारा चीज भाग लिया है, कितने सारे बीच के, मतलब कितने सारे चीजों के बीच में आपस में टक्कर हो रहा है, मतलब टक्कर का संख्या कितना हो रहा है, उसी टक्कर की संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता। समझे? आणविकता क्या होता है एक बार और समझिए। ठीक है, एग्जांपल देखिए। जैसे H2 प्लस Cl2 से 2HCl है, ठीक है। देखिए H2 प्लस Cl2 से 2HCl है, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है ना, तब हम लोग को यहाँ पे 2 HCl मिल रहा है। इसका मतलब बाबू बताइए, आखिर इस HCl को बनाने के लिए यहाँ पे H2 का कितना मॉलिक्यूल टूटने में भाग ले रहा है? कितना मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। तो एक तो मॉलिक्यूल H2 का टूट रहा है तब 2HCl दे पाएगा, यानी कि एगो H2 का टूटेगा और Cl2 का भी क्या टूटेगा। तो टूटने में बताइए क्या वो चीज भाग ले रहा है? 2 गो, तो इसका आणविकता हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है? टूटने में जितना चीज भाग लेगा उसकी आणविकता क्या हो जाएगा? 2। अभी आप बोलिए सर तब तो ऑर्डर भी इसका 2 होगा। हम आपको क्या बोले थे कि लगभग 95% केसेस में ऑर्डर और आणविकता सेम आएगा, लेकिन दोनों सेम चीज होता नहीं। सेम तो आएगा लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। अब याद कीजिए, ऑर्डर में आप रेट लो एक्सप्रेशन लगाते थे, लेकिन क्या इस आणविकता को निकालने के लिए आपको रेट लो एक्सप्रेशन यूज करना पड़ा? इसमें तो कहीं रेट लो एक्सप्रेशन नहीं लगा। तो दोनों अलग अलग चीज लग रहा है या सेम लग रहा है? अलग अलग है। जैसे 4 + 1 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है। क्या दोनों चीज सेम है? दोनों चीज तो सेम नहीं हो सकता। एक सामान का दाम दूध का था, एक का दाम 3 था, और यहाँ पे जो 4 + 1 में यानी कि एक का दाम 4 रुपया, एक का दाम 1 है, तो दोनों सेम कहां से हुआ? दोनों तो अलग अलग हुआ। हाँ, लेकिन आंसर क्या हो गया? सेम आ गया। कहानी कुछ उसी प्रकार यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में आंसर आपका सेम तो आएगा, ठीक है, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, लेकिन दोनों में है डिफरेंस। वहां पे भी आपका इसका क्या कहते हैं, ऑर्डर भी आपका 2 आएगा, लेकिन उसके लिए आपको रेट ला एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे आपको कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाना पड़ रहा है क्या? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि कितना सारा भाग जो है सो टक्कर में भाग ले रहा है, कितना सारा पार्ट जो सो टक्कर में भाग ले रहा है, और टक्कर में जितना सारा भाग लेगा टक्कर में भाग, उसी संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे? मोलिक्यूलिटी यानी कि आणविकता। और एक बात हम बताएं, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ में आया तो आपको एग्जाम में नंबरें लाना है, कुछ नहीं करना। आणविकता पूछेगा ना, यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा दोनों को जोड़ दीजिए, वही आणविकता होगा। बस हम ये पर आपको कहानी समझाएं और डायरेक्ट आंसर जाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा दोनों को जोड़ देना है, अभिक्रिया की आणविकता निकल गई। और कुछ है ये नहीं है, बस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए और कोफिशिएंट को जोड़ दीजिए, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे H2 प्लस O2 से क्या हो जाएगा? 2H2 है ना, H2 प्लस O2 से क्या हो जाएगा? 2H2। तो बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ पे मल्टीप्लाई? 2 से। पता चला क्या है? क्या कि यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 4 है, टोटल ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन पहले 2 ही था, तो 4 करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे हो गया आपका बराबर, है ना। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो सोचिए इस 2H2O को बनने के लिए H2 का कितना मोलिक्यूल भाग लिया? 2 गो, एगो H2 और एगो H2, 2 गो H2 लिया और O2 क्या गो लिया? 1 गो। तो बताइए टक्कर में भाग कितना संख्या ले रहा है? 3 गो। इसका मोलिक्यूलिटी कितना हो जाएगा? इस तरह हो गया, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। और डायरेक्ट देखिए 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो। डायरेक्ट 2 1 3, खाली बैलेंस कीजिए और कोफिशिएंट जोड़ दीजिए, और ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि कितना सारा H2 का भाग लिया है टक्कर में और कितना सारा O2 का मोलिक्यूल टक्कर में भाग लिया है। तो 2 गो H2 का लिया, 1 गो O2 का लिया, हो गया। अब समझे? तो देखिए बाबू भाग, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि रिएक्शन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी सिर्फ यहाँ पे मॉलिक्यूल ही टक्कर लेगा ऐसा नहीं है, आयन भी टक्कर ले सकता है। आयन में समझे, जैसे आप लोग सोचिए H2 प्लस SO4 है, इस पे तो -2 चार्ज होता है और बन क्या जाता है? H2SO4। तो यहाँ पे बताइए आयन है या मॉलिक्यूल है? आयन है। इसका मतलब बताइए प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ मॉलिक्यूल भाग लेता है या आयन भी ले सकता है? आयन भी ले सकता है। अच्छा इसका मोलिक्यूलिटी कितना हो सकता है आप लोग बता सकते हैं? इसका मोलिक्यूलिटी 2 होगा। पता है क्या है? क्या कि देखिए रिएक्शन तो बैलेंस है। अब बताइए हाइड्रोजन कितना पीस आ रहा है? हाइड्रोजन का H2 का कितना मोलिक्यूल भाग ले रहा है? 1 तो H2 का 1 हो गया और SO4 का भी क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन ये SO4 आपका आयन है और ये आपका क्या मोलिक्यूल है। मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका मोलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। बोलिए सर एटम कैसे? चलिए मान लीजिए यहाँ पे मोलिक्यूल आयन आप दिखा दिए, एटम को हम कैसे माने? याद कीजिए बाबू K या फिर Na प्लस Cl2 मिलके क्या बन जाएगा? 2NaCl। अब बताइए Na एटम है या मोलिक्यूल है? आयन है, एटम है। जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो आयन तो नहीं होगा। जब इसमें ये 2-3 पीस भी नहीं है, Na2 या फिर NO4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं है, तब ये आपका क्या हो गया? एटम। यानी कि मोलिक्यूल भी नहीं है, आयन भी नहीं, क्या? एटम है। इसका मतलब बताइए प्रोडक्ट को बनाने के लिए एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी भाग लेगा, उसको भाग लेने में जितना में टक्कर होगा, जितने के बीच टक्कर होगा, उसी टक्कर की संख्या को क्या बोल देंगे? कोई प्रॉब्लम है? कुछ एग्जांपल देखिए और बाकी बात इसका होमवर्क शायद हम भेजे होंगे और नहीं भेजेंगे तो आज भेज देंगे, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और जो आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, Na प्लस Cl2 बन के हो जाएगा 2NaCl। अब आप हमको बताइए, हमको इसका आणविकता चाहिए, हमको इसका मोलिक्यूलरिटी चाहिए। तो इसका मोलिक्यूलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप रिएक्शन को क्या कीजिए? बैलेंस करने के लिए कहाँ पे मल्टीप्लाई? यहाँ पे करेंगे। अब इसका मोलिक्यूलरिटी कितना होगा ये बताना। तो Na का कितना पार्ट ले रहा भाग? 2 गो Na ले रहा है, 1 गो Na और यहाँ पे भी 1 गो Na, और Cl2 क्या क्या? 1 गो Cl2। बताइए मोलिक्यूलरिटी कितना हो गया? मोलिक्यूलरिटी कितना हो गया यहाँ पे? 2 + 1 = 3। और इतना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। यदि नहीं आया तो दोनों को बैलेंस करके क्या कर देना है? दोनों का कोफिशिएंट को जोड़ देना है। कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल देखिए, इसी में मान लीजिए हम ले लिए ऐसा कुछ भी, H2 + I2 से 2HI। बताइए H2 का कितना मोलिक्यूल भाग ले रहा है? 1 और I2 का भी 1। क्या कि रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों का 1 मोलिक्यूल ले रहा भाग। तो जितना टक्कर में भाग लेगा, जितना मोलिक्यूल टक्कर में भाग लेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? आणविकता। क्या बोलेंगे? आणविकता। जितना टक्कर में भाग लेगा उसी को आणविकता बोलेंगे। मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना मोलिक्यूल लेगा टक्कर में भाग, उसी को क्या बोल देंगे? आणविकता।
अच्छा बताइए, यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम आयन सब हो सकता है? एटम आयन सब हो सकता है। तो बताइए इसका मॉलिक्यूलिटी कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलिटी हो जाएगा 1 + 1 = 2। कोई प्रॉब्लम है? और एग्जांपल दे, आप होमवर्क दे देंगे होमवर्क। अच्छा एक ठोर देख लीजिए, ठीक है, एक ठोर देख लीजिए। H2 + Cl2 से मिलके क्या बन जाएगा? 2HCl। बताइए रिएक्शन में कितना हाइड्रोजन भाग ले रहा है? मतलब टक्कर में कितना हाइड्रोजन जा रहा है? 1 हो। और क्लोरीन भी कितना जा रहा है? 1 हो। बताइए मॉलिक्यूलिटी कितना हो गया? मॉलिक्यूलिटी इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। 1 + 1 मिलकर के 2, 1 + 1 = 2। अब हमको लगता है शायद सबको क्लियर हो गया। अब कोई डाउट है क्या? तो बताइए ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी क्या हमेशा सेम होगा? नहीं होगा, ठीक है, हमेशा सेम नहीं होता है। 95% केस में सेम होगा। अब ध्यान दीजिए, हम आप लोग को क्या बताए थे उधर? हम आप लोग को बोले थे कि ऑर्डर जो है वो एक तरह का प्रयोगात्मक वैल्यू है, ऑर्डर एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर एक तरह का जो है सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसलिए है क्योंकि ऑर्डर को निकालने के लिए आप रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, और रेट लॉ एक्सप्रेशन खुद एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो जब रेट लॉ एक्सप्रेशन एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए ऑर्डर भी एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। लेकिन सोचिए बाबू, क्या ये सब मॉलिक्यूलरिटी को निकालने के लिए आप कहीं पे भी रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज किए हैं क्या? जब नहीं किए हैं तो बताइए क्या मॉलिक्यूलरिटी एक तरह का प्रयोगात्मक मान है? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको बोले थे कि ऑर्डर जो है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। क्या आप ही हमको सोच के बताइए, क्या मॉलिक्यूलरिटी प्लस में हो सकता है? प्लस में? अरे प्लस में काहे नहीं होगा, प्लस में तो आराम से होगा। क्या माइनस में होगा? कितने बच्चों को लगा कि नहीं होगा? चलिए अब क्यों नहीं होगा ये बता सकते हैं? चलिए ये चीज हम बताते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते कि आखिर माइनस में होगा क्यों नहीं। अब सोच लीजिए कि हम नहीं, मान लेते इसमें से आप लोग कोई एक है और आप लोग मॉल गए। अब मॉल में आप देखते हैं तरह तरह का चीज रहता है, मतलब कहने मतलब कपड़ा वपड़ा रहता है, ठीक है। तो जैसे कपड़ा इधर बहुत सारा है, इधर बहुत सारा फ्रूट्स ये वो जो भी है खाने पीने का सामान, मतलब बहुत कुछ है। तो मतलब उधर से कोई लड़का है, वो कपड़ा वपड़ा देखते हुए जा रहा है और आप जो है सो इधर से ये सब देखते हुए जा रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे में ध्यान नहीं है। अब आप टकरा गए, तो जैसे टकराए तो आप क्या बोले? ओह इस जन्म में कहाँ टकराए भैया, ये तो पिछले जन्म में टकराए थे, इस जन्म में याद आया है थोड़ा सा, इसलिए माइनस में होगा। ऐसा होगा क्या? अरे पागल, जब टकरा यहाँ तक आए क्या टक्कर हुआ है? टकरा गए तो टक्कर हो गया, और टक्कर क्या, ये जब टकरा गया तो एक हो गया, एक बार टक्कर हो गया, एक बार और 2 बार टक्कर हो गया, 3 बार टक्कर हो गया। ऐसा है कि एक बार टक्कर जिसको माना जाए नहीं अभी एक बार टक्कर हुआ, एक काम करो ना, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस से। ऐसा है क्या? टक्कर कैसे माइनस में? जब माइनस में से था उल्टा, मतलब ऐसे आए और इधर घूम गए तो टक्कर नहीं हुआ, जैसे इधर से दौड़ते दौड़ते आए और इधर घूम गए। क्या टक्कर होगा तो एक हो जाएगा, अब घूम गए तो क्या बोलिए, नहीं सर हम इधर घूम गए, तो टक्कर नहीं हुआ, और टक्कर नहीं हुआ तो इसका वैल्यू क्या माइनस में हो जाएगा। टक्कर नहीं हुआ तो कहानी खत्म हो गया, लेकिन यदि टक्कर हुआ तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो माइनस कहां से होगा? आप समझ में आए क्या? टक्कर भी माइनस हो सकता है क्या? अच्छा टक्कर 0 हो सकता है? जीरो टक्कर हो गया, जब टक्कर हो ही गया, अब यहां तक टक्कर नहीं हुआ है, अब यहां तक है तो टक्कर नहीं हुआ, लेकिन जब हो गया है तो टक्कर हो गया, और टक्कर हो गया तो 0 कहां से? यानी कि टक्कर हमेशा 1 से स्टार्ट ही होगा, 0 होगा ही नहीं। तो दिक्कत है, और माइनस तो और नहीं होगा। क्या टक्कर भिन्न में हो सकता है क्या? भिन्न में भी नहीं होगा। बोले क्या है, हम यहाँ पे टक्कर करा रहे हैं, आप हमको बताइए कब 1.5, कब 2.5, कब 3.5 होगा। ठीक है बताइए कितना टक्कर हुआ? कितना टक्कर हुआ? मतलब 1, 1, 2 हो गया। कितना टक्कर हो गया? कितना हुआ? कभी 1.5, 2.5, 3 ऐसा आ रहा है, 3.5 ऐसा आ रहा है क्या? अब टक्कर आप किसी से टकरा कर क्या बोले? ओह ये तो आधे टकरा है, अभी कहाँ, अब इस तरह आप खड़े रहिए और बोले उधर से आके तुम जोर से हमसे टकरा तो अब 1 होगा। ऐसा होता है क्या? टक्कर मैंने टक्कर गया, वो 1 हो गया, आधा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो बताइए क्या टक्कर का संख्या माइनस में हो सकता है? क्या टक्कर का संख्या 0 हो सकता है? क्या टक्कर का संख्या हाफ हो सकता है? क्या टक्कर का संख्या भिन्न में हो सकता है? क्या टक्कर का संख्या प्लस में हो सकता है? इसमें भी नहीं ना कर दिया, नहीं सब नहीं कर दिया। हाँ हम सुन लिए,
तो टक्कर की संख्या जो है प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत है? अब 2 पॉइंट आपको हम क्लियर करा चुके हैं। बताइए, अभिक्रिया की आणविकता यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। अब आपको बताना है कि अभिक्रिया की आणविकता यानी कि किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या प्लस हो सकता है, माइनस, 0, हाफ, कोई दिक्कत? अब आप खुद सोचिए, क्या अभिक्रिया की आणविकता टक्कर की संख्या को बोलते हैं, है ना? टक्कर की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जटिल अभिक्रिया का, ठीक है? जटिल अभिक्रिया का, जटिल अभिक्रिया मीन्स हो गया आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं 3A + B से प्रोडक्ट। अब यदि आप बताइए इसका कितना होना चाहिए मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 + 1 मिलके कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो गया? 100% गलत। अब बोले सर गलत कैसे हो गया? तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी उसी को बोलते हैं टक्कर की संख्या को। तो आप इसका मैकेनिज्म एक बार देखिए, ठीक है? मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखिए। तो मैकेनिज्म सबसे पहले हम आपको बोले थे कि स्टेप नंबर 1 होता है ना? और स्टेप 1 में A वो A B के साथ रिएक्शन करता था, याद कीजिए, एक A B के साथ रिएक्शन करेगा, 1A + B, और ये आपका क्या बनाता था? X। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता था? तो स्टेप नंबर 2 में आप याद कीजिए, यहाँ पे 3A में से एक रिएक्शन में भाग गया, अभी भी यहाँ पे 2A है, उसमें से फिर एगो A जो है सो X के साथ रिएक्शन करता था। तो 1A + X, और ये क्या बनाता था? Y बनाता था। अब फिर से स्टेप नंबर 3 होता था, स्टेप 3, और स्टेप 3 में अब यहाँ पे जो एगो A बचा वो Y के साथ रिएक्शन करता था। 1A + Y से क्या हो जाता था? प्रोडक्ट होता था, यही ना होता था? तो आप बताइए बाबू, आप यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 4 इसलिए क्योंकि आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ 3A जो है सो B के साथ टकरा रहा है ना? प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 को A और A को B टक्कर हो रहा है, लेकिन रियल में आप मैकेनिज्म देखिए, क्या 3 को A B के साथ टकराया है? B के साथ कितना A टकराया? 1 को A टकराया। इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना हो जाएगा बताइए? तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसका भी देखिए अपना मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बताइए? तो 1 + 1, इसका भी हो जाएगा 2, और इसका भी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 2। इसका भी मॉलिक्यूलरिटी आपका हो गया 1 + 1 = 2। इसका मतलब आप क्या समझे कि जटिल अभिक्रिया का जो है सो आणविकता नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्या आप इसका आणविकता निकाल पाइएगा? नहीं। जटिल अभिक्रिया का आणविकता नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन हर स्टेप का अपना अपना आणविकता होता है कि नहीं? इस स्टेप का भी अपना आणविकता, इस स्टेप का भी अपना आणविकता, इस स्टेप का भी अपना आणविकता है। इसलिए नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि आणविकता का मतलब होता है टक्कर की संख्या। किसकी संख्या? टक्कर की संख्या। तो बताइए, क्या जटिल अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात की जा सकती है? नहीं। इन हर स्टेप की अपनी अपनी क्या होती है? आणविकता होती है। कोई दिक्कत है? हर स्टेप की अपनी अपनी आणविकता होती है। क्या सारा पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब बाबू दोनों के बीच में आता है डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी यानी कि कोटि आणविकता के बीच अंतर लिखे। और हम आप लोग को सॉल्यूशन में भी बोले थे परासरण और विसरण के बीच अंतर लिखने, और टेस्ट में भी दिए थे। तो हम पहला में यहाँ ऐसे ही डेफिनेशन लिख के छोड़ दिए, और काफी सारे लगभग 8-10 बच्चों का हम कॉपी में देखे थे। टेस्ट में भी वो यही यहाँ पे 1 नंबर में डेफिनेशन, इसमें भी डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया था, बल्कि इसका डेफिनेशन लिखवे नहीं किया था, यहाँ पे डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया। अब आप बताइए, हम आपको यहाँ पे लिख के इसलिए दिए क्योंकि आपको डेफिनेशन हम लिखा चुके थे। अब हम दोबारा लिखाते इसलिए हम बोले कि आप डेफिनेशन यहाँ लिखे, आप घर में लिख लीजिएगा। और आप लोग भी उसका पहला अंतर में इधर भी डेफिनेशन नहीं, इधर भी डेफिनेशन। वही सोचिए ना, डेफिनेशन मतलब बोला हम लिख दे क्या टेस्ट में आपका? तो ये सब बाबू आप लोग बढ़िया से कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम पहला देखिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है? कोटि और आणविकता, यहाँ पे भी हम आपको दिए हैं लिखने के लिए डिफरेंस।
तो बताइए यहाँ पे भी आप डेफिनेशन लिख के छोड़िए, इसका कोटि का परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा इसका यहाँ पे लिखना है घर में, और टेस्ट में ये क्वेश्चन हम देंगे भी, इसको ध्यान में रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते रहता है। और आणविकता के भी यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसका भी यहाँ डेफिनेशन लिखना, ना कि डेफिनेशन लिख के छोड़ दीजिएगा। क्या ये दोनों का डेफिनेशन नहीं लिख पाइएगा? और याद कीजिए दोनों में ऑर्डर में भी 3 गो नोट पॉइंट बताए थे और मॉलिक्यूलरिटी में भी 3 गो नोट पॉइंट बताए थे ना। तो यहाँ पे इसका पहला नोट पॉइंट, इसका दूसरा और तीसरा नोट पॉइंट, यहाँ पे भी पहला दूसरा तीसरा नोट पॉइंट लिख दीजिएगा, अंतर हो गया कंप्लीट। क्या इसको लिख पाइएगा? हमको लिखाना पड़ेगा, सब कोई लिख लीजिएगा ना। ठीक है, अब आप लोग जो है सो इसके आगे कल बताएंगे वेग स्थिरांक का कांस्टेंट। यहाँ तक आप लोग, अच्छा टाइम कितना रहेगा देखिएगा, 40 हो गया, तब इतने रहते, वैसे भी ये बहुत हो गया, पहले इसको लीजिए। एक काम किया, हाँ कैमरा यहाँ से हटा दे, यहाँ से रहेगा तो नहीं काम होगा क्या? हटाना पड़ेगा क्या जी? हो जाएगा काम। आप लोग कभी कभी इतना ही हल्ला और बात करने लगते हैं कि उस समझ से पढ़े, दूसरा मत कीजिए, ठीक है? इतना सीनियर स्टूडेंट होकर के बताइए, हर दिन डांटना मेरे लिए सही नहीं है। और ऐसा काम करते एकदम बेझिझक हल्ला, और आप क्या उतना हल्ला बात करते हैं जी? ये लड़का थी बहुत बात करता है, परवीन ने क्या नाम है, वो आपके पीछे क्या करते हैं, क्या कर रहे थे? जब आपको पता है कि सर यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, पसीना से भर चुके हैं, बार बार समझा रहे हैं, फिर भी एकदम इस तरह करते हैं कभी कभी। अरे आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे, चाहते तो 100 तरीका से पढ़ा सकते हैं, उतना जो बोलेंगे डायरेक्ट ना बोलेंगे, कोफिशिएंट को करके कर लीजिए, जोड़ दीजिए, फिर भी इस तरह कर। रुकिए अभी नहीं लीजिएगा, बोलेंगे तब लीजिएगा। इसका लीजिए, हो गया। हाँ हो गया ना, बढ़ाएं आगे। हो गया, इसका ले लीजिए। हो गया, अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ले लीजिए। कैमरा हटा दे। हो गया, आगे बढ़ाएं। अब हो गया है ना। अब रुक के एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका हम हिंदी लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो हिंदी नहीं है, इधर लिख देते हैं। रुकिए रुकिए,
नॉट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो इसका पहला नॉट पॉइंट हो जाएगा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता एक प्रयोगात्मक मान नहीं है, एक प्रयोगात्मक मान नहीं। दूसरा नंबर में हो गया अच्छा, एक बार फाइनली आप लोगों को बताइए, क्या अभिक्रिया की आणविकता माइनस का डेंस में होगा क्या? सिर्फ धनात्मक होगा। अभिक्रिया की आणविकता केवल धनात्मक होती है। क्या जटिल अभिक्रिया का आणविकता निकाला जा सकता है? जटिल अभिक्रिया का आणविकता निकाला जा सकता है? जटिल अभिक्रिया की आणविकता क्या चलिए इसको कर लीजिए। आप लोग नहीं ले रहे हैं क्या जी? आप लोग ले रहे हैं, आगे बढ़ा दे। अब उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। हाँ वीडियो डाल दिए, नहीं मतलब आज डाल देंगे। अब वीडियो रहेगा प्राइवेट, आप लोग को अब जो है वीडियो ये सब मिलेगा नहीं, कि सब ऐप में जाएगा, और ऐप में लेने के लिए आपको पैसा कटाना पड़ जाएगा। हाँ एक और डाल देंगे, उसका सब जाएगा उसमें ऐप में पैसा कटाना होगा, इसलिए क्लास आइए रेगुलर, ठीक है, क्लास नहीं छोड़िएगा। ये हो गया सबका। ये दोनों के बीच में अंतर लिख लीजिएगा ना, इसका लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको ले लीजिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट देखेंगे। अभी तो आपको पता नहीं है।